नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त नीरज पाठक और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। हम लोग जानते हैं कि बेसिकली ओम्स लॉ क्या होता है और इसको कैसे डिराइव किया गया, क्या किया गया। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आप लोग जाइए फटाक से पिछला जो लेक्चर है उसको देख के आइए। जो पिछला लेक्चर है वो देखिए, क्योंकि वो देखिएगा तो शायद आप लोग को आधा तो वहीं समझ में आ जाएगा, क्योंकि आधा चीज़ हम उसी का कराने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो करंट आई था, क्या आई और वीडी के बीच में रिलेशन निकाला था, इन ए वी डी ई। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। कैसे, एक बार बता दें, जाके देख लो यार, मन नहीं कर रहा है। देखो क्या था, एक छोटा सा ये था, क्रॉस सेक्शन ए था, लेंथवा एल था, तो वॉल्यूमवा ए एल हो गया। एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गया था एन इंटू ए एल के बराबर हो गया था। चार्ज कितना हो जाएगा, एन ए एल ए ई के बराबर हो जाएगा। टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, एल बाई वी डी के बराबर लगेगा। आई इक्वल्स टू क्या था, क्यू बाई टी था, तो क्या हो गया था, एन ए एल ई बाई एल वी डी। एल से एल कट गया था, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, एन ए वी डी इंटू ई। ये एन है, देखने में एन लग रहा है। ठीक, तो ये था रिलेशन। जाने दो, इतना मेहनत करा दिए तो यहाँ तक कर भी देना। ओम्स लॉ पूछे तो सबसे पहले ऐसे ही करना कि लेट अ वायर विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल। ठीक, देन वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी इक्वल्स टू ए इंटू एल। Let us assume n is the total number of electron per unit volume, then total number of electron will be equals to n into al। अच्छा, तो then charge will be equals to, charge कितने के बराबर होगा, n al upon e, and we know that time taken to reach the electron from one terminal to another terminal will be equals to l by vd। then I, current I equals to what, current I equals to charge per unit time, charge per unit time। after solving we will get this। तो देखिए यहाँ से हम लोग को ये रिलेशन पता है, I इक्वल्स टू एन ए वी डी इंटू ई। ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, समझो। तो इधर देखो भैया, I इक्वल्स टू क्या आ गया, एन ए ई। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए कितना था, ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। यहाँ लिख देना कि वी डी इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक, यही होता है, लिख देना। में लिखोगे तो अभी मत लिखना, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो अब बताओ जरा हमें, ये ई क्या है, टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है, लिख दे, समझो, गधा सब लिखवाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई क्या है, गधा, करंट। आई क्या है, करंट है। यहां तक ये सब बात समझ में आया। ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है, लेकिन ये ई क्या है, ये वाला ई, यहां पे समझना, ये वाला ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाला ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक ये बात समझ में आया था। अब देखिए जरा यहाँ पे ये चीज़ समझिए, इसको जरा मिटाते हैं। एक चीज़ हमें बताइएगा, यार हाथ खराब हो जाता है, मार्कर भी सही है, कैमेल का। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर हम वोल्टेज V वोल्ट के एक लगाएं, V वोल्ट की बैटरी लगाएं, तो इससे करंट क्या हो रहा था बताइए, I करंट जा रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, E आ रहा था। V इक्वल्स टू क्या था, E बाई एल था, सॉरी, E इक्वल्स टू V बाई एल था। E इक्वल्स टू क्या था,
V बाई एल के बराबर था। यहाँ पे क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ V इज इक्वल्स टू V बाई एल, देन वी विल गेट I इज इक्वल्स टू एन ए ई स्क्वायर हो जाएगा, टाउ रहेगा, नीचे एम ई रहेगा और ई की जगह क्या रखो, V बाई एल रखो, ई की जगह V बाई एल रखो। सब चीज़ एक बार फिर से बता रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जनरली किसी बॉडी के लिए नंबर ऑफ, ये एक बॉडी है, कुछ मत चेंज करो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, सेम, मतलब ये कांस्टेंट है। ए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सेम कांस्टेंट है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर सेम रहे तो टाउ की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, चेंज न करें तो लेंथ ऑफ वायर भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक ये बात समझ में आया। तो अब बताइए क्या सारा वैल्यू सेम है, सारा का सारा वैल्यू सेम है ना भाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आई है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के। मतलब समझ में आया। ओम साहब यही बोले थे कि द करेंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। मतलब कि ये वायर है ना तो इसमें जो करंट है कांस्टेंट रहेगा, सॉरी करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हो। कंडीशन है क्या कि फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मटेरियल भी क्या होना चाहिए, उस कंडीशन के लिए सेम होना चाहिए। तो यही बात है। तो यहीं पे ओम साहब बोले, ये एक डेरिवेशन है, लेकिन सबसे पहले हम इसको आगे पढ़ने से पहले ओम साहब का जो स्टेटमेंट है वो आप लोग को लिखवाना चाहते हैं। तो ज़रा लिख लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। बात समझ में आ रहा है। कंडीशन क्या है कि फिजिकल फैक्टर एंड टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल फैक्टर और टेम्परेचर को क्या करना है, चेंज नहीं करना है। तो एक बात बताइए, यहाँ से हम क्या देखें कि V जो है I के प्रोपोर्शनल है, तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, I R के बराबर। ये जो R है ना, ये जो R है इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। R को क्या बोले, रेजिस्टेंस। कंपेयर कर रहे होगे एक चीज R जो है ना, R जो है इसके साथ लगाए, तो क्या करो सारे को इधर लेके आओ। तो बताओ V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I को इधर रखो, M ऊपर L ऊपर, तो MEL बाई NaE स्क्वायर टाउ। तो क्या जो रेजिस्टेंस है इसके बराबर है, क्या यही मेरा रेजिस्टेंस है ना भाई। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, तो R क्या है, यही तो है MEL अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। तो बात समझ में आ रहा है। ये रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ को अच्छे से समझते हैं। तो ओम्स लॉ क्या बोले, ओम्स लॉ देखिए यहीं से शुरू होता है। ओम्स लॉ क्या बोले कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझो बताते हैं। मान के चलो कि E हमारा एक कंडक्टर है। अगर हम 10 वोल्ट का देते हैं ना, मान चलते हैं कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो किया। अगर हम 20 वोल्ट का देंगे तो कितना करेगा, 10 एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली आधा करेंगे 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यही ओम साहब बोले थे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम देखिए, हम आप लोगों को उल्टा लेके चलें, उल्टा लेके चलने पे शायद ज़्यादा समझ में आता है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले करंट डिफाइन किया, करंट और इसके बीच का रिलेशन निकाला, रिलेशन निकालने के बाद क्या किया, सॉल्व किया। अब आप लोग को यहाँ से दिख रहा है, अच्छा यहीं आ रहा है, यहीं क्या है, रेजिस्टेंस है। आप लोग को रेजिस्टेंस भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात बताइए, हमें बचपन में पढ़े थे 10वीं कक्षा में, क्या पढ़े थे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। और ये जो बाकी बच गया ना, ये क्या है, रेजिस्टिविटी, रो। देखिए सब जुड़ा है। आपको एक बार क्या करना है, शांति से बैठना है, पढ़ लीजिए, शांति से बैठिए और सारे चीज़ को रिकॉल करके लिखते जाइए। बस जो जो आपको याद है, अच्छा ये रिलेशन है ऐसे, ये रिलेशन है, सारा रिलेशन जुड़ा है भाई एक दूसरे से। कोई रिलेशन अकेले थोड़ी अपने आप को प्रूफ कर देता है, तो सारा जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ समझ में आया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इतना हुआ। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जरा कुछ और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो एक बात बताइए, क्या V और I का जो ग्राफ होगा, V और I का ग्राफ कैसा होगा, ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियर होगा। तो यहां लिख दो क्या कि VI का ग्राफ VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप हमें देगा रेजिस्टेंस। VI के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस। मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। मतलब ये मान के चलो, बोले कि एक मटेरियल है और एक ये मटेरियल है, एक ये मटेरियल है, एक ये मटेरियल है। यहाँ से पता नहीं क्या चल पाएगा, यहाँ पे कर देते हैं। अब बोलते हैं कि ये मटेरियल मतलब A1 है, I1 है, ये I2 है। ठीक, बोला किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो भाई स्लोप किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है, क्या बोले कि VI ग्राफवा का जो स्लोप होता है, स्लोप आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, स्लोप क्या होता है अब ये नहीं बताने जा रहे हैं। तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस को बताता है। अगर स्लोप ज़्यादा तो वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा, वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा तो क्या होगा, ये सब क्या करेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर किसी वायर का फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर सेम रखा जाए तो जो करेंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप पोटेंशियल ऐसे ऐसे बढ़ाओगे ना तो करंट वो ऐसे 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 बढ़ेगा, पोटेंशियल ऐसे 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 घटाओगे ना तो करंट वो ऐसे ऐसे घटेगा। तो वहीं बोले कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की वैल्यू कितनी आई, R के बराबर। R क्या था, ये सब चीज़ आप लोगों ने देख लिया। तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर ना समझ में आया हो ना तो कमेंट में बेझिझक लिखिए, ये हमको नहीं समझ में आया, तुम नहीं अच्छा पढ़ा है, साफ साफ ये बात समझ में आ रहा है। तो ठीक है, अगर पसंद आया हो तो भाई, जब बोल रहे हैं कि ख़राब है तो कमेंट में लिखिए, तो पसंद आया है तो लाइक और शेयर तो बनता है ना यार। तो लाइक और शेयर करो और मस्त एंजॉय करो अपना।